हेलो फ्रेंड्स, टू एट सरकारी में आपका स्वागत है। मैं शुक्ला जी इसके में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। दिल्ली पुलिस के एग्जाम चल रहे हैं, 27 नवंबर से शुरू हुए थे और 16 दिसंबर तक चलेंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे उसकी तैयारी कर रहे हो तो जीएस को स्पेशल रूल्स बनाए। ठीक है बेटा और सौरभ, ठीक है, जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हो, दिल्ली पुलिस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, वो देखना भाई जो जीएस का सेट है वो बहुत ही अजीब आ रहा है। ठीक है, 20 से 22 क्वेश्चन भी अगर आप सही अटेम्प्ट कर रहे हो तो वो गुड अटेम्प्ट होगा। ठीक है, तो अपने इस वीडियो सीरीज में हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। प्राचीन भारत, प्राचीन भारत, ठीक है, ये इतिहास का एक पार्ट है। प्राचीन भारत, प्राचीन भारत से हम लोगों को पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सभ्यता से ये कैसे इसका जन्म हुआ और कैसे ये एकदम गायब हो गई, क्या कारण रहा है और कैसे मानव का विकास हुआ है। शुरुआत में मानव ने अपने खाने के लिए क्या किया, उसका ये कुछ चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो अतीत काल की घटनाओं पर इसकी जानकारी देने वाले शास्त्र को इतिहास की परिभाषा क्या सबसे पहले बोला जाता है इतिहास। तो इतिहास का मतलब होता है अतीत की जानकारी देने वाला, अतीत की जानकारी देने वाले लिखित या मौखिक स्रोत, लिखित या मौखिक स्रोत इतिहास कहलाते हैं। लिखित या मौखिक स्रोत इतिहास कहलाते हैं। देखो इतिहास की परिभाषा क्या होती है, इति धन हास। इति मतलब इतना, मतलब अतीत जो तुम्हारा बीत गया है ना। होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस कैसे बना है, प्राचीन मानव था, हम लोग बंदर की एक प्रजाति है, तो होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस का विकास कैसे हुआ है, इसकी जानकारी देने वाला स्रोत क्या कहलाता है, इतिहास। ठीक है, अतीत की जानकारी देने वाले को इतिहास कहते हैं। ठीक है, ये तीन प्रकार के, इसे हम तीन प्रकार से पढ़ते हैं, इसे तीन प्रकार से बांटते हैं। पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। ठीक है, प्राचीन भारत के अंतर्गत हम लोग आज इसका डिस्कशन करेंगे। मध्यकालीन भारत हम लोगों ने डिटेल में तो नहीं पढ़ा है लेकिन लाइटली पढ़ लिया है। इसको हम सोच रहे हैं कि इसको मध्यकालीन भारत को और आधुनिक भारत को पूरा डिटेल में भी करा दें। ठीक है, तो आज हम लोग इस इतिहास के पार्ट में प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे। तो इतिहास को हमने समझा है कि अतीत के स्रोत जो होते हैं, जो हमको हमारा पास्ट याद दिलाते हैं, है ना, जो पीछे की जानकारी कराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इतिहास। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया, आपने पढ़ा है ना, तो वो जो पढ़ने वाला स्रोत है वो क्या है, इतिहास, है ना। आप मैथ तो पढ़ नहीं रहे हो कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर 1026 में या 1024 में, 1018 में नागरकोट में, लद्दाख में आक्रमण किया था ना। तो इतिहास, तो प्राचीन इतिहास में सबसे पहला आता है, प्राचीन इतिहास को तीन भागों में बांटा गया। प्राचीन इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। पहला पार्ट बेटा प्रागैतिहासिक काल, है ना, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक और तीसरा है ऐतिहासिक। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, ये प्राचीन इतिहास को हम लोगों ने तीन भागों में बांट दिया है ना, तीन भागों में बांट दिया है। अब इसमें सबसे पहला पार्ट आता है प्रागैतिहासिक काल। देखो सबसे पहले हमने इतिहास को तीन भागों में बांटा। इतिहास के तीन पार्ट कौन कौन से थे, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, है ना, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। उसके बाद हम लोगों ने प्राचीन काल को डिस्कस किया।
प्राचीन भारत में क्या हुआ कि प्राचीन भारत भी 3 भागों में बढ़ गया। कौन कौन से भाग है? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब इन तीनों में हम लोग पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। पहला पार्ट होगा हमारा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल है ना, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में क्या था और इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो प्रागैतिहासिक में देखो प्रागैतिहासिक का क्या होता है? प्राक धन ऐतिहासिक। प्राक धन ऐतिहासिक। अब प्राक धन ऐतिहासिक का मतलब क्या है? जो प्राचीन वस्तुएं हुआ करती थी। इतिहास जो हमारा बताता है कि ऐसा इतिहास जो प्राचीन वस्तुएं, मतलब जो पुरानी रिसोर्सेस की वस्तुएं थी उस पर आधारित था, है ना। ऐसा इतिहास जो पूर्णतः पुरातात्विक पुराने साधनों पर आधारित था, है ना। पुराने साधनों पर आधारित था और इस काल का कोई प्रमाण निश्चित नहीं है तथा इसका कोई प्रमाण निश्चित नहीं है है ना। अब प्रागैतिहासिक काल क्या हुआ? प्राक धन ऐतिहासिक, ऐसा इतिहास जो पूर्णतया पुरातात्विक साधनों पर आधारित था, लेकिन अभी तक इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। डिपेंड था ये बहुत पुरानी चीजों पर, पुरातात्विक साधनों पर डिपेंड था, लेकिन इसका अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। जब कोई प्रमाण नहीं मिला है तब इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग प्रागैतिहासिक। तो कुल मिला के फाइनली आपको समझना ही है कि ऐसा इतिहास जो पुराने साधनों पर आधारित था, है ना, पुराने साधनों पर आधारित था, लेकिन अभी तक इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है। ठीक है, लिखित प्रमाण जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता थी, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में कोई अभी तक साक्ष्य नहीं मिला है। हाँ, अवशेष देखे गए हैं कि भाई ये 1000 साल पुराना हो सकता है, ये 10,000 साल पुराना हो सकता है, ये अवशेष देखे गए, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है कि नहीं ये प्रूफ करता है कि ये वैसा ही था। ठीक है, और इसके बाद देखो नंबर आता है कि मानव जीवन अपेक्षाकृत बहुत असभ्य था। जो मानव जीवन था उस समय का, जो मानव जीवन था बहुत ही असभ्य व बर्बर था, है ना। सभ्यता मानव में सभ्यता नाम की कोई चीज नहीं थी, और बर्बर का मतलब कठोर भी थे। मतलब इस समय के जो प्रागैतिहासिक काल में जो मानव थे वो बहुत ही असभ्य और बर्बर थे। इसीलिए देखो जब आप इतिहास में कोई पुरानी सीनरी देखते हो तो बहुत सारी चीजें हमको दिखती है कि हम लोग बंदर थे, मतलब बंदरों की तरह दिखते हैं, है ना। जल्दी बताएंगे बस। तो मानव जीवन बहुत ही असभ्य और बर्बर था। देखो उस समय का जो इतिहास बताता है कि सबसे पहली बात ये आ जाती है कि इसका कोई प्रमाण नहीं है। सबसे पहली बात ये सोच लेना आप, इसका कोई भी प्रमाण नहीं है। ये पूरा जो प्रागैतिहासिक काल है किस पे डिपेंड है? ये सिर्फ पुरातात्विक साधनों पर डिपेंड है ना। जो अनुमान जिसको आप लोग बोल सकते हो, अनुमान पर डिपेंड है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। उस समय का जो मानव जीवन था बहुत ही असभ्य व बर्बर था। ठीक है, असभ्य व बर्बर था, और इस सभ्यता के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। मानव सभ्यता के आधार पर इसे तीन भागों में बांटा गया है। मानव सभ्यता के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है।
मानव सभ्यता के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। और 3 भाग कौन कौन से हैं? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, पहला आ जाता है पूरा पाषाण काल, दूसरा आ जाता है नव पाषाण काल, ये तीसरा और दूसरा है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, ठीक है, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। ये आपको 3 पार्ट है। देखो सबसे पहले आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। हमने पहले इतिहास को 3 भागों में बांटा था, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, 3 भागों में बांटा था। उसके बाद क्या जाता है, हमने प्राचीन इतिहास को उठा लिया। अब उसके बाद प्राचीन इतिहास को हमने 3 भागों में बांट दिया। कौन कौन से? प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल को उठा लिया। अब प्रागैतिहासिक काल के बारे में थोड़ी जानकारी लाइटली हमको ये हुई कि भाई ये जो है इसका कोई प्रमाण नहीं, प्रूफ नहीं, सबूत नहीं है, ये अनुमान पर आधारित है। ठीक है, उसके बाद उस समय का मानव बहुत ही असभ्य और बर्बर था। इस तरह मानव सभ्यता के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांट दिया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, अब इसमें हम लोग हेडिंग लगाएंगे पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो ये अभी प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल। तो सबसे पहली हेडिंग है पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में क्या क्या मतलब खोज हुई थी और क्या क्या वहां पे साक्ष्य मिले थे। ठीक है, इसे लिख लो, कुल्हाड़ी, क्लीवर और स्क्रैप आदि विशिष्ट उपकरणों पर आधारित। क्लीवर और स्क्रैप आदि पर आधारित, क्लीवर और स्क्रैप आदि पर आधारित, क्लीवर और स्क्रैप आदि पर आधारित पूरा पाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष, पूरा पाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष पूरा पाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष सोन नदी, अवशेष जो है वो कहां मिले हैं? सोहन नदी और बेलन नदी। याद रखना भाई, सोहन नदी, बेलन नदी और नर्मदा नदी पर मिले हैं। यहां से एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि पहला मानव रूपी अवशेष किस नदी घाटी में पाया गया? पहला मानव रूपी अवशेष किस नदी के किनारे पाया गया था? तो नर्मदा नदी के किनारे पहला मानव रूपी अवशेष पाया गया था। ठीक है, तो क्लीवर और स्क्रैप आदि पर आधारित पूरा पाषाणकालीन संस्कृति, जो पूरा पाषाणकालीन संस्कृति थी, अभी हमने आपको बताया कि प्रागैतिहासिक काल को हमने 3 भागों में बांटा है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और उसके अंतर्गत जो पूरा पाषाणकालीन संस्कृति थी, पूरा पाषाणकालीन संस्कृति किस पर आधारित थी? क्लीवर और स्क्रैप पर आधारित थी। और ये इसके ये जो पूरा पाषाणकालीन संस्कृति थी, इसके अवशेष कहां से मिले हैं? सोहन, बेलन और नर्मदा नदी। नर्मदा नदी तो आपने सुना होगा, लेकिन सोहन और बेलन नदी का नाम नहीं सुना होगा। ये लोकलाइज नदियां हैं, बहुत मतलब लोकल क्षेत्र में ही बहती है ना। जहां पर ये पूरा पाषाणकालीन साक्ष्य था, ये सिर्फ वहीं की लोकल नदियां थी, जबकि नर्मदा हमारी दक्षिण भारत की विख्यात नदी है। ठीक है, पर मिले हैं। इसके बाद इसके अंतर्गत भीमबेटका, इसके अंतर्गत भीमबेटका की गुफाएं, इसके अंतर्गत भीमबेटका की शैल चित्र
का वर्णन आता है, शैल चित्र का वर्णन आता है, भीमबेटका की शैल चित्र का वर्णन आता है। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल से हम लोगों ने इतना डिस्कस किया है, इसके बारे में इतनी जानकारी ली है कि क्लीवर और स्क्रैप पर आधारित थी, सोहन नदी बेलर नर्मदा नदी के तट पर मिले थे, है ना, और इसके अंतर्गत भीमबेटका की शैल चित्र आती है। जो भीमबेटका की गुफाओं का शैल चित्र था, शैल चित्रण था, वो किस काल से संबंधित है? पूरा पाषाण काल से संबंधित है। पूरा पाषाण काल के बाद हमारा आता है मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के बाद आता है हमारा मध्य पाषाण काल। देखो, मध्य काल पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते थे। इस काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण, इस काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत ही छोटे होते थे। बहुत ही छोटे होते थे। इस काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण जो थे वो बहुत ही छोटे होते थे, है ना, उपकरण बहुत ही छोटे होते थे, इसलिए इन्हें क्या कहते थे? इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहते थे। इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ कहते हैं। इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है कि मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागोर। मध्य प्रदेश का आदमगढ़, मध्य प्रदेश का आदमगढ़ व राजस्थान का बादौर पशुपालन के लिए इसी काल से संबंधित था। इसी काल से संबंधित था। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो आदमगढ़ और राजस्थान का जो बादौर था, पशुपालन के लिए इसी काल से संबंधित था। इसी काल मतलब मध्य पाषाण काल। ठीक है, तो देखो, भीमबेटका का जो शैल चित्रण था वो पूरा पाषाण काल से, आदमगढ़ और बादौर का जो चित्रण था वो हमारे मध्य पाषाण काल से संबंधित है ना। अब देखो, इस काल जो मध्य पाषाण काल था, इस काल में प्रयुक्त होने वाले जो उपकरण थे, औजार थे, उपकरण का मतलब औजार जो आज हम लोग यूज करते हैं ना, तो उस समय जो यूज किया जाता है वो बहुत ही छोटे थे, और बहुत ही छोटे होने के कारण इनको क्या बोलते थे? माइक्रोलिथ। तो सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि माइक्रोलिथ क्या था? तो माइक्रोलिथ मध्य पाषाण काल में, माइक्रोलिथ मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले छोटे छोटे औजार थे। और इसका एक उदाहरण आता है कि मध्य प्रदेश का आदमगढ़ और राजस्थान का बादौर। मध्य प्रदेश का आदमगढ़ और राजस्थान का बादौर इस काल से संबंधित था। इस काल मतलब मध्य पाषाण काल से संबंधित था। और इसमें है कि इस काल में मानव का, इस काल में मानव का, इस काल में मानव का सबसे पहला, इस काल में मानव का सबसे पहला शारीरिक अस्थिपंजर, सबसे पहला शारीरिक अस्थिपंजर सराय नहार से प्राप्त हुआ। मानव का जो सबसे पहला अस्थिपंजर था वो कहां से मिला था? सराय नहर से मिला था। सराय नहर से मिला था, जो प्राप्त हुआ, जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है। जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है ना, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है।
इसके साथ साथ माहदहा, माहदहा से भी अवशेष मिले थे। ठीक है, अब देखो जो मध्य पाषाण काल था, अभी हमने आपको मध्य पाषाण काल के में इतना डिस्कस किया था कि मध्य पाषाण काल के जो औजार थे, जो छोटे छोटे औजार थे, कुल्हाड़ी थी और बेट था, चक्कू थी, तलवारें थी, ये जो छोटी छोटी जो औजार थे वो बहुत ही छोटे हुआ करते थे, छोटे टाइप के। तो छोटे होने के कारण इसे क्या करते थे, माइक्रोलिथ। अच्छा, ये छोटे छोटे क्यों करते थे? क्योंकि इनको छोटा करने, जो छोटा औजार था उससे ये मांस को काटते थे। मांस को काटने के लिए वही मांस को छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ते हैं। अब तलवार से तो छोटे टुकड़े कर नहीं सकते हो, तो अपने भोजन और भरण पोषण के लिए ये छोटे औजारों का उपयोग करते थे। बड़े औजारों का उपयोग ये बहुत ही सीमित मात्रा में करते थे। बड़े औजारों का उपयोग सिर्फ ये शिकार करने में करते थे, शिकार को करने में। उसके बाद ये छोटे औजारों का उपयोग करते थे जिन्हें हम लोग माइक्रोलिथ कहते हैं। और उसके बाद इस मध्य पाषाण काल में जो एक सबसे पहला शारीरिक अस्थिपंजर मिला था, वो कहाँ मिला था? सरायनगर। सरायनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में। इसके साथ साथ एक माहदहा है, माहदहा इसी के बगल में, वहां से भी ये अवशेष प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो अगर प्रश्न ये आता है कि सबसे पहला अस्थि पंजर कहां से मिला था, तो पहला अस्थि पंजर हमको मिला था सरायनगर से। अगर स्थान पूछे सरायनगर, स्टेट पूछे तो यूपी, है ना, और देश पूछे तो भारत। इसके बाद आता है हमारा नवपाषाण काल। इसके बाद आता है नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल इसके बाद आता है। अब हमने देखो पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल दोनों ही डिस्कस कर लिए। अब फाइनली लास्ट में बचता है नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल क्या था? तो सबसे पहले ये इसकी खोज टोंस नदी के किनारे, इसकी खोज किसके किनारे हुई थी भाई? इसकी खोज टोंस नदी के किनारे 1860 में लेमने सुरियन नामक व्यक्ति ने की। लेमने सुरियन नामक व्यक्ति ने की। लेमने सुरियन नामक व्यक्ति ने की थी। जो नवपाषाण काल था, इसकी खोज टोंस किस नदी किनारे हुई थी? टोंस नदी किनारे 1860 में एक व्यक्ति था, एक इतिहासकार थे जिसका नाम था लेमने सुरियन। लेमने सुरियन ने इसकी खोज की थी। ठीक है, तो नवपाषाण कालीन प्राचीन बस्तियां बलूचिस्तान में प्राप्त हुई। नवपाषाण कालीन बस्तियां बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में प्राप्त हुई। बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में प्राप्त हुई, जहां से कृषि के अवशेष मिले हैं। जहां से काय के अवशेष मिले भाई? कृषि के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो देखो नवपाषाण काल जो था, इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कौन सा? पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल के जो अवशेष थे वो सोहन नदी और नर्मदा नदी के किनारे मिले थे। अब नवपाषाण काल है, तो नवपाषाण काल के जो अवशेष हैं वो हमारे टोंस नदी के किनारे मिले हैं। टोंस नदी के किनारे मिले हैं, टोंस नदी किनारे मिले हैं। और 1860 में इसे 1860 में लेमने सुरियन नामक व्यक्ति ने 1860 में लेमने सुरियन नामक व्यक्ति ने इसकी खोज की थी, है ना। और जहां से कृषि के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जहां से क्या हुआ भाई? कृषि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहां इस काल के कुछ जो प्रमुख स्थल है वो है बुर्ज होम, है ना, बुर्ज होम, गुफर काल। इस काल के प्रमुख अवशेष बुर्ज होम हुआ, गुफर काल है।
इस काल के प्रमुख अवशेष बुर्ज होम व गुफर काल है। अब देखो बुर्ज होम काहे के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। बुर्ज होम से प्रसिद्ध था क्योंकि यहां से कुत्ते के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बुर्ज होम से कुत्ते के अवशेष मिले हैं। जो बुर्ज होम है ना, बुर्ज होम से काय के अवशेष मिले हैं, कुत्ते के अवशेष मिले हैं। बुर्ज होम से कुत्ते के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और याद रखना जो कुत्ते के अवशेष मिले हैं वो अपने मालिक के साथ मिले हैं। ये अवशेष मालिक के साथ, मालिक व कुत्तों की साथ साथ कब्रों में मिले, ठीक है। अब देखो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा स्थान है जहां से मालिक के साथ साथ उनके कुत्तों को भी अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो बुर्ज होम। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुत्ते के साथ साथ मालिक के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। हमने आपको डिस्कस किया है कि नवपाषाण काल जो था, नवपाषाण काल के जो अवशेष वो 1860 में टोन्स नदी के किनारे मिले थे और इसकी खोज जिसने की थी लेमने सूर्यन नामक व्यक्ति था। जबकि इसके पहले जो हमने पूरा पाषाण काल पढ़ाया था उसके अवशेष शोहन नदी और नर्मदा नदी के किनारे मिले थे। और यह भी डिस्कस किया था कि पहला जो अस्थि वाला मानव था, है ना, अस्थि पंजर से जो लेस थोड़ा बहुत विकसित मानव था, उसके अवशेष कहां से मिले थे, सराय नहर से मिले थे। सराय नहर कहां है, सराय नहर एक स्थान है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में, ठीक है। और इसके बाद नवपाषाण काल के जो अवशेष हैं, नवपाषाण काल के जो अवशेष हैं वो बलूचिस्तान से मिले हैं, बलूचिस्तान से मिले हैं। इसका एक बहुत ही प्रसिद्ध जो स्थान है बुर्ज होम, बुर्ज होम। टाइम टेबल में थोड़ा सेट करना पड़ेगा मुझे फिर से। कल विवेक भी आएंगे ना। बुर्ज होम जो स्थान था, बुर्ज होम से क्या हुआ था भाई, कुत्ते के अवशेष प्राप्त हुए थे और वो अवशेष कुत्ते के अपने मालिक के साथ थे। इसके बाद एक स्थान आता है चिरांद, चिरांद, चिरांद नामक एक स्थान जो बिहार में पड़ता है। यहां से क्या मिला था, यहां से प्रचुर मात्रा में हड्डी के अवशेष मिले थे। देखना भाई, प्रचुर मात्रा में हड्डी के अवशेष मिले थे, प्रचुर मात्रा में हड्डी के अवशेष मिले थे। चिरांद जो है यहां से प्रचुर मात्रा में हड्डी के अवशेष मिले थे और ये अवशेष हड्डी के अवशेष मिले थे और ये अवशेष हिरण तथा 12 सिंहों की सींगों के थे। हिरण तथा 12 सिंहों की सींगों के थे। प्रचुर मात्रा में हड्डी के अवशेष मिले थे और ये अवशेष हिरण तथा 12 सिंहों की सींगों के थे, ठीक है। तो चिरांद जो स्थान है वो नवपाषाण कालीन है, नवपाषाण कालीन स्तर है जो बिहार में है, ठीक है। एक इसके बाद एक स्थान आता है चिरांद के बाद, देखो एक हो गया बुर्ज होम, एक हो गया चिरांद और एक आता है नवपाषाण कालीन, बहुत ही अच्छा है, कोल्डी हवा, कोल्डी हवा, ठीक है। कोल्डी हवा यह स्थान इलाहाबाद, ठीक है, वर्तमान में प्रयागराज, ठीक है, इलाहाबाद से मिला है, इलाहाबाद से मिला है जहां चावल के अवशेष प्राप्त हुए। इलाहाबाद से मिला, जहां से क्या मिला भाई, जहां से चावल के अवशेष प्राप्त मिले, है ना, जहां से चावल के नवीन साक्ष्य मिले, जहां से चावल के नवीन साक्ष्य मिले हैं, ठीक है।
यह स्थान है कोल्डी हवा, याद रखना कोल्डी हवा यह स्थान है जहां से चावल के नवीन साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, नवीन साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ये जो साक्ष्य है वो 6000 ईसा पूर्व है, 6000 ईसा पूर्व। तो इसको उस समय तो नवीन माना जाता था, लेकिन इसको प्राचीन भी बोल सकते हो आप। ठीक है, प्राचीन साक्ष्य, चावल का जो सबसे प्राचीन साक्ष्य था वो यहां से मिला था। मेहरगढ़ से अगर पूछा जाए तो मेहरगढ़ से कृषि के अवशेष प्राप्त हुए थे। बुर्ज वंश से अगर पूछा जाए भाई तो बुर्ज वंश से क्या हुआ था, कुत्ता और उनके मालिक के अवशेष प्राप्त हुए थे, कुत्ता और उनके मालिक के अवशेष प्राप्त हुए थे। कोल्डी हवा से क्या हुआ था, बहुत ही नवीनतम साक्ष्य मिला था चावल का, चावल का बहुत ही मतलब उस समय नवीनतम था, लेकिन आज हम लोग पाते हैं तो प्राचीनतम साक्ष्य मिला था जो 6000 ईसा पूर्व लगभग पुराना था। ठीक है, और इसके बाद सबसे पुराने कृषक समुदाय के मिट्टी और के गोल आयताकार घरों में रहते थे, है ना। ये लोग जो पूरा नवपाषाणकालीन थे, ये मिट्टी के आयताकार घरों में रहते थे, मिट्टी के आयताकार घरों में रहते थे, मिट्टी के जो थे वो आयताकार घरों में रहते थे, मिट्टी के आयताकार घरों में रहते थे। ठीक है, इसके बाद एक है कुंभकारी। इसी कुंभकारी जो थी वो इसी काल में आई, कुंभकारी इसी काल में आई, जो कुंभकारी थी वो इसी काल में आई थी। ठीक है, कुंभकारी इसी काल में आई। और जो नवपाषाण काल था इसकी प्रमुख उपलब्धि यह थी कि खाद्य उत्पादन का आविष्कार हुआ। प्रमुख विशेषता यह थी कि खाद्य का उत्पादन हुआ, ग्रामीण विकास हुआ, खाद्य का उत्पादन व ग्रामीण विकास हुआ, खाद्य का उत्पादन और ग्रामीण विकास हुआ। तो ये आपका हो गया नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पुरापाषाण काल। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक टॉपिक खत्म कर लिया है, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल हम लोगों ने एक टॉपिक खत्म कर लिया है ना। जो प्राचीन भारत के अंतर्गत हम लोगों ने 3 काल बताए थे, प्रागैतिहासिक, है ना, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, ये 3 काल बताए थे। इससे हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल को खत्म कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल को भी डिस्कस करेंगे और उसको भी खत्म कर लेंगे। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।